नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ब्रिटेन में अब की बार 400 पार हो गया है। ये वाला पार यहां होना था मगर वहां हो गया। इस स्लोगन की कहानी अलग से बताता हूं। ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी को 400 से अधिक सीटें तो आ गई हैं, मगर वहां अब की बार 400 पार लेबर पार्टी का नहीं हुआ। साफ पानी, महंगी यूनिवर्सिटी, महंगे स्कूल, महंगे इलाज से लोग इतने परेशान थे कि अब की बार पानी उनके सर से पार कर गया। समझिए इस नारे को। यह वीडियो काफी लंबा होगा, आखिर तक पूरा देखिएगा। ब्रिटेन के चुनाव के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसके लिए हम इस वीडियो में लंदन और भारत के बीच आर पार होते रहेंगे। सुनक का तो आपने सुन ही लिया। ब्रिटेन के आम चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई है। सुनक अपना चुनाव तो जीत गए मगर पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। पूर्व प्रधानमंत्री लिज ट्रस हार गई हैं। 90 साल में चुनाव हारने वाली पहली प्रधानमंत्री बन गई हैं। लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर नए प्रधानमंत्री होंगे। दुनिया जानने में लगी है कि स्टारमर कौन है, जिसने 14 साल से हारती आ रही और लुप्त प्राय मान ली गई लेबर पार्टी को सत्ता में पहुंचा दिया है। सुनक और सुनक सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा था कि पूछिए मत। ब्रिटेन की जनता उनके नकारेपन से बेहद खफा हो गई। 6 हफ्ते के इस चुनाव में उन मुद्दों ने ऋषि सुनक को हराया है जिसके बारे में उस देश के लिए कल्पना करना मुश्किल है, जिसके प्रधानमंत्री 3 महीने तक अपने भाषणों में मुसलमान, मुजरा, मछली, मंगलसूत्र ले लेगा, भैंस खोल ले जाएगी, कांग्रेस जैसी बातें करते रहे। आई एम टेलिंग यू, आपको यकीन नहीं होगा कि जनता के इस प्रचंड आक्रोश में दांत का दर्द भी शामिल है। ब्रिटेन की जनता ने सत्ताधारी दल को दांत काट लिया है। ब्रिटेन के चुनाव में दांतों को लेकर पोस्टर और मीम छाए रहते हैं। ध्यान से देखिए, हम हिंदी प्रदेश वालों के इलाज से ऐसी हालत तो पहले से हो रखी है। घर, खेत सब इलाज में गिरवी रखा जाता है। 1948 में जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा NHS शुरू हुआ तब डेंटल इलाज मुफ्त में होता था, पर 1951 से ही बदलाव शुरू हो गए। बजट कम होने लगा और इलाज महंगा होने लगा। NHS के डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है। प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज का खर्चा ब्रिटेन के लोग उठा नहीं पा रहे थे। लोग बागवानी के औजारों से खुद ही दांत निकालने लगे। ऐसी ऐसी खबरें छपी हैं कि क्राउन निकल आया है तो लोग उसे सुपर ग्लू से ठीक कर रहे हैं या दांतों के लिए विदेश जा रहे हैं। 2-2 साल तक लोग इंतजार करते हैं। कुछ महीने पहले ब्रिस्टल में एक डेंटल क्लिनिक खुला तो इतनी लंबी लाइन लग गई कि पुलिस को आना पड़ा। पिछले साल एक सर्वे हुआ कि ब्रिटेन के 10% लोग अपना डेंटल इलाज खुद करने पर मजबूर हैं। खुद ही अपना दांत निकाल रहे हैं, जो बेहद पीड़ादायक होता है, और डेंचर बना रहे हैं। पिछले 2-3 साल में हालत और बिगड़े हैं। बाकायदा एक संस्था है टूथलेस इन इंग्लैंड नाम से, जो इस मुद्दे पर बोलती है। संसद में एक कमेटी की इस मुद्दे पर रिपोर्ट भी आई है। अमीर लोग फिर भी प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास के पास कोई उपाय नहीं। यहाँ की दुकानों में कैविटी भरने के लिए डू इट योरसेल्फ किट मिलने लगी है। खुद ही कैविटी भरकर काम चलाइए। हालत यह है कि हर बड़ी पार्टी के घोषणा पत्र में डेंटल केयर का मुद्दा है। सुनक और स्टारमर दोनों से टेलीविजन चैनल के लाइव डिबेट में इस पर सवाल हुए हैं। लोग मानते हैं कि लेबर के आने से NHS मजबूत होगा, लेकिन बहुत से बुनियादी ढांचों में बदलाव की जरूरत है। भारत छोड़कर अगर आप ब्रिटेन में बसना चाहते हैं तो एक झोला मंजन और दातुन लेते जाइएगा। कोई दांत खराब है तो सहारनपुर में ही उखड़वा लीजिए। बता देते हैं अभी से, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिएगा, काफी मेहनत लगी है। क्या आप सोच सकते हैं कि ब्रिटेन के चुनाव में दांत के इलाज का मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा? भारत में कैंसर से लोग मर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, ट्रॉमा सेंटर में बिजली नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, धर्म की राजनीति में सब मस्त हैं। इसलिए बता रहा हूं, लेबर पार्टी नहीं जीती, दांत के दर्द से कराह रही जनता की आह लग गई कंजर्वेटिव को, जिन्हें टोरी कहा जाता है। इस वीडियो को देखते हुए आप बलिया से लेकर बक्सर के अस्पताल जरा झांक आइए। इस तरह से इलेक्शन का कवरेज गोदी मीडिया करेगा ही नहीं, क्योंकि हिंदी प्रदेश की जनता धर्म के नशे से बाहर आ गई तो झूठ की राजनीति का क्या होगा? उसकी दुकान बंद हो जाएगी। डू यू गेट माई पॉइंट?
यही वो भव्य इमारत है जिसमें ब्रिटेन की संसद चलती है। इसे वेस्टमिंस्टर कहा जाता है। 11वीं सदी की यह इमारत है। राजमहल के साथ साथ 13वीं सदी से इसके एक बड़े हिस्से में संसद का काम होने लगा। इस इमारत का अपना विस्तृत इतिहास है। तब से इस इमारत में संसद चल रही है, लेकिन किसी ने इसे राजशाही का प्रतीक बताकर गुलामी की मानसिकता से आजादी दिलाने के लिए तोड़ा नहीं या इसे खाली नहीं किया। शायद आर्थिक तंगी से गुजर रहे ब्रिटेन के पास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए नहीं होंगे। अच्छी खासी इमारत के रहते हुए नई इमारत बनाने की जिद भारत के महत्वपूर्ण संसाधनों का क्या हाल करती है, उसका असर आप अपनी जिंदगी में देख सकते हैं। भारत की नई संसद में सेंगोल रखने और हटाने का मुद्दा चल रहा है। सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताकर उसका विरोध किया जा रहा है कि लोकतंत्र के मंदिर में इसका क्या काम। सदन चलाने के संवैधानिक प्रावधान हैं, अधिकार हैं और सदन उसी से चलता है, तो सेंगोल क्या कर रहा है। वहीं ब्रिटेन की यह इमारत बताती है कि वह इतिहास को कैसे बरतती है। इमारतें गिराकर इतिहास से मुक्ति नहीं मिलती। दो बार इस वेस्टमिंस्टर की इमारत में भयंकर आग लगी। एक बार तो 30 साल लग गए इसे फिर से खड़ा करने में। एक किस्सा और है। टेम्स नदी में लंदन का कचरा गिरता था। एक समय ऐसा आया जब टेम्स की बदबू वेस्टमिंस्टर के भीतर पहुंचने लगी। बदबू ने नाक में इतना दम कर दिया कि टेम्स नदी को साफ करना पड़ा। नदियों के इतिहास में टेम्स नदी की सफाई एक बड़ा अभियान है और इस बार यह मुद्दा ब्रिटेन के चुनाव में लौटा है। मैं इस वक्त मां गंगा ने बुलाया है टाइप की बातें कर आपका ध्यान नहीं भटकाना चाहता, लेकिन काश गंगा के किनारे भारत की संसद होती तो गंगा की भी सफाई टेम्स की तरह हो जाती। उस पर फिर कभी। हम हिंदी की दुनिया के लोग हैं और हमारी दुनिया कम बड़ी नहीं। हिंदी प्रदेश घटिया स्कूलों और कॉलेजों से भरा हुआ प्रदेश है। अगर इनमें जरा भी क्वालिटी होती तो हिंदी प्रदेश की लड़कियां और लड़के वाकई कमाल कर देते। हम लोग ब्रिटेन के चुनाव को उस तरह से कवर नहीं कर सकते जैसे ब्रिटेन के चैनल या अखबार कवर कर सकते हैं, लेकिन वहां की चुनावी बातों और मतदान केंद्रों की तस्वीरों से हम काफी कुछ देख सकते हैं और अपने यहाँ के हालात के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए हम यहाँ की बातों को वहां की बातों से जोड़ते चल रहे हैं। मूल बात है कि वेस्टमिंस्टर में एक नए युग का आरंभ होने जा रहा है। अब यहां लेबर का दबदबा होगा, जिस पार्टी को 2019 की हार के बाद समाप्त मान लिया गया। लेबर मुक्त ब्रिटेन टाइप वहां कंजर्वेटिव ही मुक्त हो गए। वेस्टमिंस्टर के पास ही है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, जहां इस समय ऋषि सुनक रहते हैं। जल्द ही उन्हें नए प्रधानमंत्री कियर स्टारमर के लिए यह निवास खाली करना होगा। स्टारमर ने अपने कैबिनेट को चेता दिया है कि काम कर दिखाना होगा, वरना किसी को माफी नहीं मिलेगी। हमने आपको 26 जून के वीडियो में बताया था कि ब्रिटेन में शैडो कैबिनेट होता है। जनता को पहले से पता होता है कि कौन सा नेता किस मंत्रालय का काम संभालेगा। यही शैडो कैबिनेट अब वास्तविक कैबिनेट के रूप में शपथ लेगी और ब्रिटेन में नए युग का आरंभ होगा। स्टारमर 2020 में लेबर पार्टी के नेता बने। उनके पहले लेबर की कमान जेरेमी कोर्बिन के हाथ में थी, लेकिन 2019 में उनके नेतृत्व में लेबर पार्टी हार गई। उसके बाद लेबर पार्टी की लीडरशिप स्टारमर के हाथ में आ गई। अक्टूबर 2020 में कोर्बिन को पार्टी में बढ़ते एंटीसेमिटिज्म को लेकर की गई उनकी कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों के चलते पार्टी से बाहर कर दिया गया। एंटीसेमिटिज्म यहूदियों के प्रति नफरती बातों को कहते हैं। कुछ समय बाद उन्हें पार्टी में वापस ले लिया गया, लेकिन स्टारमर ने प्रस्ताव लाकर उन्हें अगले चुनाव में लेबर उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने से रोक दिया। कोर्बिन ने इसके जवाब में स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में खड़े होने की घोषणा कर दी। तब पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस चुनाव में कोर्बिन भी अपनी सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत गए हैं। लेबर पार्टी की इस प्रचंड विजय में कोर्बिन की जीत को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वे एक ऐसी सीट से जीते हैं जहां 1937 के बाद से कभी लेबर पार्टी का उम्मीदवार नहीं हारा था। इस बार आधिकारिक लेबर उम्मीदवार को कोर्बिन ने हरा दिया है। कोर्बिन को भी उन्हीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिनसे महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को गुजरना पड़ा। मूल चुनाव चिन्ह किसी और के पास और पार्टी को चलाने वाले संस्थापक सदस्य किसी और चुनाव चिन्ह के साथ वोट मांग रहे थे महाराष्ट्र में।
उसी तरह जिम कॉर्बिन अपने निर्वाचन क्षेत्र इस्लिंगटन नॉर्थ की जनता को समझाते रहे कि लेबर के उम्मीदवार नहीं है। इस्लिंगटन नॉर्थ की सीट से कॉर्बिन 1983 से ही जीतते आ रहे थे। इस बार निर्दलीय जीत गए। लेबर पार्टी की इस प्रचंड आंधी में लेबर का बागी जीत गया। जीत के बाद कॉर्बिन ने कहा है वे संसद में स्टारमर पर नजर बनाए रखेंगे कि वे अपने वादों को ठीक से पूरा करते हैं या नहीं। कॉर्बिन गजा में युद्ध रोके जाने की मांग उठा रहे हैं और इजराइल को हथियारों की सप्लाई फौरन रोके जाने के पक्ष में हैं। कॉर्बिन शरणार्थियों के मुद्दे पर भी खुलकर बोलते रहे हैं और उन्हें हमेशा उनके अधिकारों का समर्थन किया है। अक्सर असहज करने वाले स्टैंड ले लेते हैं। चुनाव जीतने के बाद कॉर्बिन ने कहा कि उनकी जीत संसद में ऐसी स्वतंत्र आवाज की जीत है जो सामाजिक न्याय की आवाज को बुलंद करती रहेगी। लेबर पार्टी में कॉर्बिन की जगह लेने वाले कियर स्टारमर ने लेबर पार्टी को ही बदल दिया है। चुनाव प्रचार में नारा दिया, यह बदली हुई लेबर पार्टी है। लेबर का आधिकारिक मोटो भी है, चेंज। लेबर का चुनाव प्रचार इसी थीम पर आधारित था कि मतदाता और 5 साल तक सोते न रह जाएं, जागते रहो टाइप का नारा दिया गया। लोग इतना जाग गए कि कंजर्वेटिव को ही सोते रहने के लिए कह दिया। कियर स्टारमर ने बहुत सावधानी के साथ अपने मुद्दे चुने और चुनाव के दौरान विवादास्पद मुद्दों से दूरी बना ली। 2016 में ब्रिटेन में जनमत संग्रह हुआ, इसे ब्रेक्सिट कहते हैं। ब्रेक्सिट का फैसला यह हुआ कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग होगा। इस दौरान बहुत सारे झूठ और भ्रामक तथ्यों की आंधी चली। उम्मीद की जा रही है कि स्टारमर इसकी जांच बिठाएंगे कि ब्रेक्सिट से ब्रिटेन के कारोबार और आर्थिक जीवन को कितना नुकसान हुआ या कितना फायदा हुआ। चुनाव में स्टारमर इस पर चुप रहे क्योंकि नुकसान हो सकता था, लेकिन जीतने के बाद उन पर नजर होगी कि वे ब्रेक्सिट का राग छेड़ते हैं या नहीं। 1997 में जब लेबर की सरकार बनी तब बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस बार चुनाव के दौरान लेबर ने इस तरह के वादों से ही दूरी बना ली। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि लेबर इस बार 1997 का रिकॉर्ड तोड़ देगी जब उसे 419 सीटें मिली थीं। अनुमान था कि इस बार 1832 का रिकॉर्ड टूटेगा, लेकिन लेबर को 411 सीटें ही मिली हैं। 1832 के चुनाव में विग पार्टी को 224 सीटों के अंतर से जीत मिली। 1924 के चुनाव में कंजर्वेटिव्स यानी टोरी को 210 सीटों के अंतर से जीत मिली थी। 1924 का रिकॉर्ड टूटने के करीब है। ब्रिटेन के चुनावी इतिहास में ये नतीजे हर तरह से ऐतिहासिक हैं। ब्रिटेन के इतिहास में 1832 के चुनाव इस मायने में भी ऐतिहासिक हैं कि इस जीत के बाद ही प्रधानमंत्री अर्ल ग्रे ने कानून बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा पर रोक लगा दी थी। ब्रिटेन की संसद में 650 सीटें हैं। बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत होती है। लेबर पार्टी को अभी तक जो नतीजे आए हैं 411 सीटें मिल चुकी हैं जब तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। कंजर्वेटिव को 247 से अधिक सीटों का नुकसान हो चुका है। ब्रिटेन के मतदान केंद्रों पर भारत की तरफ भीड़ नहीं होती, लेकिन वहां सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मतदान होता है। यहां 10 लाख भारतीय मूल के लोग हैं जो वोट करते हैं। कॉमनवेल्थ का हिस्सा होने के कारण अगर आप मई में अयोध्या में वोट डालने के बाद लंदन चले गए हैं तो वहां भी वोट डाल सकते हैं। बस ब्रिटेन में बैलेट पेपर से चुनाव होता है और नीली स्याही की जगह पेंसिल से आपको उम्मीदवार के आगे क्रॉस करना पड़ता है। ये एसेक्स यूनिवर्सिटी का वीडियो है। आप देख सकते हैं कि कैसे छात्रों को वोट करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। किसी पार्टी का चिन्ह यहां नहीं है, पर छात्रों से कहा जा रहा है कि वोट जरूर करें। जगह जगह इसे लेकर जानकारी दी गई है। यह एक निजी यूनिवर्सिटी है, इसलिए हम सरकारी यूनिवर्सिटी के बारे में दावा नहीं कर सकते कि वहां चुनाव के समय कैसा माहौल रहा होगा। मतदान के दिन कैसे रिपोर्टिंग की जाए, इसे लेकर ब्रिटेन में बहुत सख्त नियम बनाए गए। आप किसी भी नेता का बयान चैनल या ऑनलाइन वेबसाइट पर नहीं दिखा सकते थे, कोई ओपिनियन पोल नहीं दिखा सकते थे और चुनाव के मुद्दों की बात नहीं कर सकते थे। अमेरिका में तो उम्मीदवार उस वक्त भी प्रचार कर रहा होता है जब लोग वोट डाल रहे होते हैं। ब्रिटेन में इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टीवी पर एक ही आदमी तपस्या करता हुआ दिखाई ना दे भारत की तरह, दूसरे और भी नेता दिखें या फिर कोई दिखे ही ना। यह संभव नहीं तो ब्रिटेन की नियामक संस्थान ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन ने रोक लगा दी। मतलब इस तरह के कंटेंट पर भी रोक है कि उसे देखते ही मतदाता
उम्मीदवार के बारे में बात करने लग जाए, उसके मुद्दों के बारे में बात करने लग जाए, जो भी प्रकाशित होना है मतदान के दिन के पहले होना है और उसे हटाने की जरूरत नहीं। यही नहीं, मतदान के दिन आप मतदान केंद्र के बाहर मतदाता का इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं और ना ही एंकर इस तरह की अटकलें लगा सकता है कि कौन हारा कौन जीता। यह भी नियम है कि किसी चैनल ने इन नियमों को तोड़ा तो संपादक और रिपोर्टर को जेल हो सकती है। भारत में जब मतदान चल रहे थे तब टेलीविजन पर मोदी जी का इंटरव्यू चल रहा होता था, पूरे दिन उन्हीं का इंटरव्यू चलता था। यह सब भी हिंदी के दर्शकों को जानना चाहिए। ब्रिटेन में गजा को लेकर अलग अलग इलाकों में लगातार प्रदर्शन हुए हैं और प्रदर्शनों का यह सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ। स्टारमर ने कभी खुलकर इसराइल के खिलाफ स्टैंड तो नहीं लिया, लेकिन तब भी जनता का गुस्सा इतना था कि चुप रहकर तमाशा देखने वाली और इसराइल का साथ देने वाली पार्टी को जनता ने उड़ा दिया। लेबर पार्टी के कई सांसद गजा में जारी हिंसा के खिलाफ बताए जाते हैं। सरकार बनते ही उनका स्टारमर पर दबाव बढ़ सकता है कि वे कोई स्टैंड लें और साफ साफ कहें कि इसराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन कर रहा है या नहीं। स्टारमर की सरकार इसराइल को हथियार बेचना बंद करेगी या नहीं, जल्दी ही उन्हें अपनी नीतियों को स्पष्ट करना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि नीतियों पर ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि लेबर पार्टी के राज में कोई बड़ा बदलाव हो जाएगा। लेकिन लेबर पार्टी में एक सांसद हैं एंडी स्लॉटर, जिनके बारे में मशहूर लेखक विलियम डेलरिम्पल ने लिखा है कि उन्होंने गजा पर स्टारमर के स्टैंड का विरोध किया तो पार्टी ने उन्हें शैडो सॉलिसिटर जनरल के पद से हटा दिया। बड़ी जीत के बावजूद चुनावी नतीजों में कुछ जगहों पर लेबर को अपनी ढुलमुल गजा नीति का नुकसान झेलना पड़ा है। 4 सीटों पर उनके उम्मीदवार गजा समर्थक स्वतंत्र उम्मीदवारों से हारे हैं। हारने वालों में एक उम्मीदवार तो स्टारमर की शैडो कैबिनेट के मिनिस्टर भी थे। इस नतीजे से अमेरिका में जो बाइडेन की घबराहट बढ़ सकती है। 14 अगस्त को शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट कन्वेंशन होने जा रहा है। हो सकता है वहां बाइडेन पर चुनाव से हटने का दबाव बढ़ जाए। 2 तरीके हैं ब्रिटेन के नतीजों को देखने के लिए। जो नेता जीता है उसका मोदी मोदी टाइप किया जाए, या फिर जिन मुद्दों से इतना बड़ा बदलाव आया है उसमें झांक कर देखा जाए। भारत में साफ पानी का मुद्दा कितना बड़ा है। अमीर से लेकर आम गरीब तक साफ पानी के लिए अपने बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करने लगे हैं। घर घर में पानी साफ कर पीने की मशीनें लग गई हैं हजारों रुपए की। इन सब का खर्चा जोड़िए तो पता चलेगा कि पानी कितना बड़ा मुद्दा है। इसलिए चुनाव हार चुकी कंजर्वेटिव पार्टी को भी वादा करना पड़ा कि अब वाटर कंपनियां सीवेज ट्रीटमेंट कैसा करती हैं इसकी निगरानी सरकार करेगी, उन पर नहीं छोड़ा जाएगा। कंपनियों को जुर्माना देना होगा और जो पैसा आएगा उससे नदियों का संरक्षण होगा। पार्टी ने वादा किया था कि नदियों की स्थिति में बदलाव लाया जाएगा। सीवेज प्रदूषण को रोकने के लिए सुपर रेगुलेटर बनेगा, जिसे अधिकार दिया जाएगा कि वह वाटर कंपनी के एग्जीक्यूटिव का बोनस रोक दे। विंडरमेर नाम की एक बड़ी झील है, उसकी सफाई का मुद्दा भी इन चुनावों में सुनक की पार्टी के लिए सरदर्द बन गया। वाटर कंपनियों का घाटा भी काफी बढ़ चुका है। इस कारोबार में कोई निवेश नहीं करना चाहता क्योंकि उनका ही एकाधिकार है। कई साल पुराने सीवेज लाइन को साफ करने, कचरा डंप करने की समस्या को ठीक करने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता है। लेबर पार्टी की सरकार इस मामले में क्या करेगी, पहले दिन से जनता इंतजार करेगी। लेकिन ब्रिटेन में निजीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता गया है। लगातार हो रहे निजीकरण के कारण जनता की सुविधाएं महंगी होती गईं और खराब होती गईं। हमारी सहयोगी वृंदा शर्मा ने किताब की दुकान चलाने वाली एक महिला से बात की। उन्होंने भी निजीकरण को लेकर काफी कुछ कहा कि यह धारणा गलत साबित हो रही है कि निजीकरण से सेवाएं बेहतर हो जाती हैं। अंग्रेजी में हुई इस बातचीत का यही सार है। उन्होंने कहा कि मार्गरेट थैचर के समय पानी का निजीकरण कर दिया गया। कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। पानी की सप्लाई सरकार का काम है, लेकिन ब्रिटेन में इसका निजीकरण किया गया। Look at the water companies which were privatised by the Thatcher government. I believe we're a rare nation globally. People don't privatise their water service in most countries because it's an essential necessity for people. And since our water companies were privatised, they are
taking our money when we pay our bills and they're not performing the services. They've been dumping sewage in rivers, lakes, in the sea instead of processing it. They've been paying hundreds of millions of pounds to their shareholders, and it's all very corrupt. There are now legal cases being brought against them, and water should be renationalised, I believe. So why do you think privatization is something that you are against, or people like you are against? I mean, because the argument in favor of it is that it leads to better efficiency and it creates, more pressure on people to work better. So what would you have to say on that? Sure. I would disagree with that quite strongly, actually. It's been our experience of privatisation in this country that companies become corrupt and profit-seeking and give away millions to their shareholders. The NHS is an institution. Actually, it was opened, I believe, on this day in 1948, all those years ago. We all pay, through employment, our taxes and national insurance towards things like education, healthcare, and it belongs to the people, the National Health Service. And there are efforts underway to bring in privatisation to the service, and I think that it's very wrong. You only have to look somewhere like the US to see how private medicine has failed individuals, and they end up in enormous debt simply through seeking necessary health care. And privatisation in this country. ऐसा नहीं है कि 2024 का भारत का जनादेश कुछ कम महत्वपूर्ण है। इस जनादेश की भी कई सारी खूबियां हैं। मेरा इशारा मुद्दों की तरफ है। काश यहां भी इस तरह के मुद्दे मीडिया में दिखाई देते और सत्ता पक्ष की तरफ से प्रमुखता से इन पर जवाब दिया जाता, जबकि वे आप जनता के बीच मौजूद थे जिनसे आप परेशान थे। ब्रिटेन का यह जनादेश भी कई मायनों में महत्वपूर्ण है और दुनिया भर में लोकतंत्र को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही है, उस चिंता के संदर्भ में भारत और ब्रिटेन का जनादेश काफी कुछ कहने वाला है। भारत और ब्रिटेन के जनादेश को मिलाकर देखिए तो यकीन होता है कि संस्थाएं भले खत्म हो जाएं, अफसर और जज भले चाटुकार हो जाएं, मगर जनता का स्वाभिमान अभी जिंदा है। यूरोप के देशों की खास बात यह है कि यहां सदियों से अलग अलग देशों से आकर लोग बसते रहे। ब्रिटेन के ही इस चुनाव में कितने ही भारतीय मूल के लोग चुनाव जीते होंगे। सुनक तो भारतीय मूल के ही प्रधानमंत्री थे। भारत में अगर ब्रिटिश मूल के होकर कोई चुनाव जीत जाए, ना जाने कितने लोग अपना सर मुंडवा लें। पूरे यूरोप में माइग्रेशन के मुद्दे को लेकर नाराजगी अब बढ़ती जा रही है। लोगों को लगता है कि दूसरे देशों से आकर बसने वालों के कारण उनकी संस्कृति प्रभावित हो रही है, उनके संसाधनों पर बोझ पड़ रहा है। माइग्रेशन पर ब्रिटेन की संसद में एक रिपोर्ट भी है, आप भी नेट पर देख सकते हैं। एक एक देश से आए लोगों का डेटा है और कमाल का अध्ययन है। अब इस वीडियो को देखिए। पहले लेबर पार्टी का झंडा दिखेगा, फिर अमेरिका का। ब्रिटेन में 60 लाख लोग दूसरे देशों से आकर बसे हैं। कुल आबादी का 9% माइग्रेंट है। 2023 में 12 लाख माइग्रेंट ब्रिटेन आए, लेकिन 5 लाख लोग ब्रिटेन से बाहर भी गए। इस तरह 6.25 लाख से अधिक माइग्रेंट एक साल में ब्रिटेन आ गए। सुनक ने एक वीडियो बनाया कि प्रचार के लिए, जिसमें ब्रिटेन की जनता को डराया जा रहा था कि लेबर की सरकार आ गई तो माइग्रेंट के लिए लाल कालीन बिछाई जाएगी, उसका स्वागत किया जाएगा। यह बताता है कि माइग्रेंट को लेकर ब्रिटेन कितना बदल रहा है। जिस ब्रिटेन में 60 लाख लोग दूसरे मुल्कों से आकर बसे हैं, वहां यह हाल है। ब्रिटेन में जो माइग्रेंट आते हैं, उनमें से 82% माइग्रेंट नॉन ईयू देशों से आते हैं, यानी एशिया और अफ्रीका वगैरह के देशों से आते हैं। ब्रिटेन में माइग्रेंट को कई प्रकार की कैटेगरी में रखा गया है। यूरोपियन यूनियन के देशों से कितने लोग आए, ब्रिटेन के कितने लोग यूरोपियन यूनियन के देशों में बसने गए, आने और जाने दोनों का हिसाब निकालकर बताया जाता है कि कितने लोग ब्रिटेन में रह गए। अध्ययन में बताया गया है कि नॉन यूरोपियन देशों से ज्यादातर लोग पढ़ाई के लिए यहां आते हैं। इन्हीं का खर्चा निकालने के लिए उन्हें कम समय में काम करने की जरूरत पड़ती है। भारत से 2023 के पहले 10 महीने में 7.5 लाख से अधिक छात्र दुनिया के अलग अलग देशों में पढ़ने गए। उन्हें पता है कि यहाँ के शहरों और छोटे कस्बों की बेहतरीन सुविधाएं
कम से कम इस जीवन में नसीब नहीं होंगी तो यार दोस्तों से लेकर माँ बाप भी कहने लग जाते हैं कि वापस मत आना, वहीं बस जाना। कम से कम आप इस वीडियो में आसमान का रंग ही देखिए। दिल्ली में ऐसा नीला आसमान साल में 1-2 दिन दिखाई देता है। सुनक पर आरोप लगता रहा कि उनके कार्यकाल में छोटी छोटी नावों से शरणार्थी बड़ी संख्या में ब्रिटेन आए, तो सुनक ने मानव इतिहास की एक विचित्र योजना बना डाली। रवांडा नाम के देश से करार कर लिया कि जो भी ब्रिटेन में आकर शरण मांगेगा उसे रवांडा भेज दिया जाएगा। इसके लिए रवांडा में किगाली नाम की जगह पर इसके लिए कैंप भी बनाए गए। गार्डियन अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार सुनक की सरकार ने 320 मिलियन पाउंड से भी अधिक रकम इस योजना पर खर्च कर दी। जब माइग्रेशन को लेकर विरोध बढ़ने लगा, ब्रिटेन में पिछले कुछ सालों से बाहर से आए प्रवासियों और शरणार्थियों को लेकर विरोध बढ़ा है। इसी विरोध और आम लोगों के गुस्से का फायदा उठाने के लिए सुनक इस योजना को अपने चुनावी कैंपेन का मुख्य मुद्दा बना रहे थे। लेबर ने तब इस योजना को ब्रिटिश गृह मंत्रालय की आज तक की सबसे बेतुकी और फिजूल खर्च नीति कहा था, लेकिन बाद में सुनक ने जल्दी चुनाव घोषित कर दिया और कहा ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों को रवांडा पहुंचाने के लिए विमान चुनाव के बाद ही उड़ेगा और इस योजना को पूरा करने के लिए लोग उन्हें जिताएं। पर लोगों ने उन्हें बुरी तरह हरा दिया। लेबर ने भी अपने चुनाव अभियान में समंदर के रास्ते आ रहे अवैध प्रवासियों को रोकने की बात की है, लेकिन उनका कहना है कि फोकस इस अवैध घुसपैठ में सक्रिय अपराधी माफिया गैंग्स के खात्मे पर ज्यादा होगा, जो इन प्रवासी शरणार्थियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। हमारी सहयोगी वृंदा शर्मा ने एक अमेरिकी मूल के ब्रिटिश नागरिक से माइग्रेशन की राजनीति को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का सिस्टम अब चरमराने लगा है, कुछ भी सही से काम नहीं कर रहा, जबकि वे खुद माइग्रेंट हैं। I was just speaking to some people, and the issues of privatization, their concerns about the informalization of labor, or the difficulties that they've had with inflation. These were some issues that came up. And for you this time, I mean, what are the issues that you think were the ones that weighed on your mind and will decide the way you vote this time? Well, the main thing for me is that I see Britain as being in a really rather desperate situation now. I'm an immigrant. I've been here for 20 years, and it's been really shocking to see how things have degenerated here. We say nothing works, basically. The only things that work, we say, in my family, are London Transport. London Transport still works somehow, but everything else feels like it's broken. And a lot of that feels like it is at the feet of the Conservative Party, which has really not taken care of things. So we've been through, 14 years and 5 prime ministers or something, and it's really time, I think, for a change. So those are the basic structure of life, the infrastructure, the conditions under which we take care of each other and live together in society together. Those things are broken, from hospitals to education to higher education to the roads. The trains, the water is a disaster here, and it's inexcusable, really. माइग्रेशन की समस्या फ्रांस में भी है, मगर वहां माइग्रेशन के खिलाफ दक्षिणपंथी राजनीति को मजबूती मिल रही है। ब्रिटेन में यह मुद्दा लेबर पार्टी को मजबूत कर गया। मूल बात है कि हिंदी में आपको इतनी मेहनत से तैयार किया गया वीडियो नहीं मिलेगा। समय निकालकर वीडियो देखा कीजिए। जनता के जनादेश में बड़ा बदलाव तो है, लेकिन क्या लेबर की सरकार बहुत अलग होगी? इसे लेकर बहुत उत्साहित होने की जरूरत नहीं है, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। जब कोर्बिन को हटाकर स्टारमर लेबर का नेतृत्व करने आए तो 2020 में उन्होंने लेबर पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसे 10 प्लेजेस के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे अमीर 5% लोगों पर इनकम टैक्स बढ़ाना, टोरी सरकार द्वारा बड़े कॉरपोरेट्स को दी जाने वाली टैक्स छूट को वापस लेना शामिल है, ब्रिटेन द्वारा बेचे जाने वाले सभी हथियार सौदों की समीक्षा करना, स्वास्थ्य
ऊर्जा, जल और रेलवे जैसे सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं को निजी हाथों में जाने से रोकना जैसे कई प्रगतिशील मुद्दे थे। बाद में कियर स्टारमर इनमें से ज्यादातर से पलट गए। देखना होगा कि उनकी लेबर सरकार कंजर्वेटिव सरकार होगी या कुछ अलग होगी, पर सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या स्टारमर अमीरों पर टैक्स लगाएंगे, रेलवे का निजीकरण रोकेंगे, बड़े कॉरपोरेट्स को मिलने वाली टैक्स छूट को रोकेंगे। ये कुछ वादे कांग्रेस के वादे से मिलते जुलते लगते हैं, कम से कम भावनाओं में, नीयत में। सार्वजनिक सेवाओं में सरकार की हिस्सेदारी क्या स्टारमर बढ़ाएंगे? गजा में चल रहे अमानवीय युद्ध पर उनकी सरकार का स्टैंड क्या होगा? चुनाव के दौरान टीवी के डिबेट में जब उनसे इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने कह दिया, सबसे पहले देश होना चाहिए। पहले के फैसले या नजरिए पर विचार करने से पहले मैं देश के बारे में सोचूंगा। अब ये सब वो लाइनें हैं जिनके नाम पर नेता या तो पलट जाता है या गुमराह करता है या वाकई बड़े फैसले लेता है। लेकिन स्टारमर ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही साफ कर दिया वे बदल चुके हैं। पार्टी के पुराने वाम समर्थक कह रहे हैं स्टारमर का टोनी ब्लेयरीकरण हो गया है। आपको याद होगा टोनी ब्लेयर का काल। झूठ बोला था इसने कि इराक में सद्दाम के पास रासायनिक हथियार है। ब्रिटेन की कमेटी ने ही टोनी ब्लेयर को झूठा साबित कर दिया। सच्चाई यही है कि लेबर पार्टी बड़े अंतरों से जीत गई है, क्योंकि ब्रिटेन के लोग सत्ता में बैठे व्यक्ति या दल को हटाने का मन बना चुके थे, भले सामने विकल्प कैसा भी हो। साफ है कि वे टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, टीना फैक्टर जैसी बकवास चीजों में विश्वास नहीं करते। जनता ने मन बना लिया था कि कौन प्रधानमंत्री होगा यह बड़ा सवाल नहीं होना चाहिए। जो नकारा प्रधानमंत्री है, जिसके पद पर होने से कोई लाभ नहीं, उससे सबसे पहले हटाना जरूरी है, और यही ब्रिटेन की जनता ने किया। 14 साल तक सत्ता में रहने के बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रिटेन का बहुत बुरा हाल कर दिया कि अब की बार टेम्स नदी के पार ही उसे फेंक दिया गया। लेकिन स्टारमर की कठिन परीक्षा उनकी पार्टी के भीतर से ही होगी। लेबर के सांसद ही अपने प्रधानमंत्री को चुनौती देंगे कि वे वाटर मैनेजमेंट कैसे संभालेंगे, यूनिवर्सिटी की बढ़ती फीस की समस्या को कैसे दूर करेंगे, और इतनी महंगी हो गई है फीस कि वहां के लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे। उम्मीद है भारत के किसी चुनाव में, खासकर हिंदी प्रदेश के चुनाव में, युवा जागेंगे ही और अपने इलाके के घटिया स्कूल, घटिया कॉलेज, घटिया यूनिवर्सिटी और घटिया अस्पताल को मुद्दा बनाएंगे। इस कारण न सिर्फ उनकी शिक्षा महंगी हो चुकी है, बल्कि इलाज भी, और तो और बिना पेपर लीक के परीक्षा नहीं होती। एक दिन हिंदी प्रदेश के युवाओं को यह सब दिखेगा और उनके बीच ब्रिटेन के नतीजों पर हमारा यह वीडियो देखा जाएगा। लेकिन धर्म की राजनीति से हिंदी प्रदेश को आज न कल दूर जाना ही होगा, वरना सब के सब बाबा तो बन जाएंगे, डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं बन पाएगा। बिना नोट के पर्स रखते हो, आजकल पैसे नहीं है लोगों के पास, तो उसमें मेरी इन पंक्तियों को लिखकर रख लीजिए। वीडियो शेयर करते रहिए और जागते रहिए। आज के वीडियो के लिए लंदन में रहने वाले हमारे कई दर्शकों ने वीडियो रिकॉर्ड कर भेजे। हम उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। आप हैं तो हमारी दुनिया है। आप सभी को बहुत सारा प्यार। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।